चलें जी, अब पास पेपर 17 ओपन कर लें। टेस्कला लिमिटेड, टेस्कले, ये टेक्सला लिमिटेड अभी होके आए हैं केपीके वाले बच्चे। कौन कौन केपीके से हमारी क्लास में आते हैं? केपीके, हाँ, घर गए थे, घर गए थे कि कोई नहीं गए ईद पे? तो टेक्सला से गुजर, आप तो टेक्सला से मेरे ख्याल नहीं गुजरते, आप लोग मोटरवे बारों बार है ना। अच्छा चलो कोई बात, पहले टेक्सला से गुजर के आते थे पिशावर वाले। ओके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ टेक्सला लिमिटेड एज ऑन 30 जून इज एज फॉलोज। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि एक 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 जो है ना, एक फेवरेट एडजस्टमेंट टाइप चीज है भाई। बातें नहीं प्लीज। वैसे जरा मेरा दिल कर रहा है नजर मार के आऊं मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, क्या कहता है वो पिछले सवाल में। ये है ना 15, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ, अच्छा यानी कि इस सवाल में वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल गालिबन लगा है। जो आपने होमवर्क करना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? आ जाए। और ये अब हम डिस्कस करने लगे हैं, इसको जरा देखते हैं, इसको देखते हैं जरा। ये टीएल अप्लाइज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी कि दो सवाल हैं, एक आपने होमवर्क आज करना है, एक आपने कल किया। जो कल किया उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा था, और जो आज करेंगे उसमें फेयर वैल्यू मॉडल। अब आपने पढ़ा हुआ है जी, अगर कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिसिएशन इसी लेजर में आ जाएगी, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्शन नहीं आएगी, लेकिन फेयर वैल्यू गेन लॉस आ जाएगा, ठीक है? चलें बहरहाल देखते हैं आगे। तो पीपीई आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया, इन्वेंट्रीज वर्किंग कैपिटल आइटम में जाएगा। ये इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है दोबारा वापस, ओके? ट्रेड रिसीवेबल्स वर्किंग कैपिटल आइटम, पी पेमेंट अदर रिसीवेबल्स वर्किंग कैपिटल आइटम, लेकिन कोई चीज इनको हिट कर गई तो सही कर लेना, ठीक है? फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस वर्किंग वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें ना ये एडजस्टमेंट नंबर 7 हिट कर रही है इसको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट शेयर कैपिटल का लेजर, शेयर प्रीमियम का लेजर, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर। नॉर्मल है दोनों बैलेंसेस, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। नॉर्मली ऐसे ही होता है, एक सवाल में ऐसा हुआ, एब नॉर्मेलिटी आ गई। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर, लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, लॉन्ग टर्म लोन भी है, उसकी करंट मैच्योरिटी भी है, तो दोनों को ऐड करके इकट्ठा ओपनिंग क्लोजिंग लिखना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट ट्रेड अंडर पेबल्स का वर्किंग कैपिटल आइटम में लेकर जाने वाला मामला होता है, ठीक है जी? बोले। ये जो करंट मैच्योरिटी है सर, ये तो मतलब करंट लायबिलिटी है कि नहीं? हाँ तो है तो लायबिलिटी ना चंदा, सर लेकिन ये नॉन करंट लोन का करंट हिस्सा है। वर्किंग कैपिटल में नहीं लेके जाना, वर्किंग वन में भी नहीं लेके जाना, लॉन्ग टर्म लोन ही है ये। सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए उसको थोड़ा तोड़ के लिख लिया था एक ही लोन को, दरअसल तो ये लॉन्ग टर्म लोन है, नॉन करंट, ये करंट लायबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन का करंट पोर्शन है, इसको शॉर्ट टर्म लोन नहीं कह सकते। लोन तो वही है जो हमने लिया हुआ 10 15 20 साल के लिए, उसमें से जो अगले एक साल में पे होना है ये अलग किया हुआ है सिर्फ उसको। इसको आप करंट मैच्योरिटी कह रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट टर्म कह भी नहीं रहे। आपने लिखा भी क्या हुआ है फेस के ऊपर, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, इसको हमने शॉर्ट टर्म लोन नहीं कह दिया। ये लायबिलिटी के अंदर जो मतलब एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटीज में नहीं आएगा? बिल्कुल करंट लायबिलिटीज में ही आएगा। तो फिर इस वजह से उधर भी जाना चाहिए। तो लेजर तो इसी लोन का ही है ना, है तो यही लोन टूटा। इधर देख ले, चल एक मिनट देख ले, ब्रॉड डाउन, मैं कह रहा हूं ब्रॉड डाउन के अंदर 445 जमा 60 कितना बनता है? 505 ओपनिंग लिख लो, ठीक है? क्लोजिंग में भी 367 प्लस 78 कितना बनता है? 445 लिख लो, ठीक है? क्योंकि ये लोन एक ही है। अब ये लायबिलिटी के हमने दो पोर्शंस किए, ठीक है? किसमें बेटा? बेटा अगर शामिल होता तो फिर ये अलग क्यों नजर आ रहा होता? क्या शामिल होता था लॉन्ग टर्म के अंदर? जब बैलेंस शीट के फेस के ऊपर हम शो करते थे तो ये बैलेंस शीट का फेस ही सामने आ रहा है ना, ठीक है जी? तो भाई लॉन्ग टर्म लोन और करंट पोर्शन अगर अलग अलग हों कैश फ्लो के सवाल में तो आपने उनको ऐड कर लिया करना है लेजर बनाते हुए, ठीक है? सही है? ओके, अच्छा नेक्स्ट जी, और क्या चीज है इसके अंदर? हाँ, अब वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं। इक्विपमेंट
अगर कोई तसल्ली ना हो इस सवाल के तो दोबारा कर सकते हैं आप इसको भी, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने अभी तक बैलेंस शीट पढ़ी है, अच्छा वैसे आपस की बात है, अगर मैं कहूँ रखना आपस में ही, इसको आपस की बात को ना आपस में रखते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से कर लें तो कर लेंगे? नहीं हो सकता। इनकम स्टेटमेंट है ही नहीं, सेल्स है ही नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल मुंह चुक के हाँ आपने कह दिया कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने भी यही कहा, अज्यूम कैसे कर लेंगे, हर चीज अज्यूम कर लेंगे। ये थोड़ी देर पहले भी मैंने ही कहा था कि इनकम स्टेटमेंट तफसीली गिवन होगी तो ये मेथड लग सकता है। हद हो गई यार। अच्छा चलें छोड़ें, वापस आए जी। बैलेंस शीट मैंने रीड आउट की, कोई मसला इसमें तो बता दें वरना आगे एडजस्टमेंट पे चलें। नहीं है, चलें आगे। Equipment having fair value of 240 was acquired by issuing 2 million shares. 2 million shares इशू किए और एक इक्विपमेंट एक्वायर किया। इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू कितनी थी? तो इक्विपमेंट अलग से या पीपीई आया हुआ है? आप बेहतरीन हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 200। अब बेटा इधर देखो, ये 240 है इस इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू। तो हमने 240 वाली चीज जब किसी से जाकर खरीदी, उसको पैसे नहीं दिए, चाहे शेयर्स दे दिए, तो शेयर्स 240 रुपए के बदले में ही देने हैं ना। ये तो नहीं कर सकते कि 240 वाली चीज के बदले में जो शेयर्स दें उनकी कीमत 200 रुपए हो या उनकी कीमत 300 रुपए हो। बात समझे? 240 रुपए की चीज खरीदने गए हैं ना, बदले में उसको देने हमने अपने शेयर्स, कैश नहीं देना बल्कि अपने शेयर्स देने हैं। तो हम 240 वाली चीज के बदले में जब शेयर्स इश्यू करेंगे तो उन शेयर्स की कीमत भी 240 रुपए के बराबर ही होनी चाहिए ना। हम 240 वाली चीज खरीद के अपने 200 रुपए के शेयर्स तो देने से रहे, वो लेगा नहीं, और 300 रुपए भी हम नहीं देंगे, हम पागल थोड़े ही हैं, ठीक है ना। तो इक्विपमेंट ने डेबिट होना है 240 रुपए से। लेकिन अगली बात आपको पता है कि शेयर कैपिटल में सिर्फ क्या जाता है? शेयर्स की फेस वैल्यू, ठीक है। अब शेयर की फेस वैल्यू सवाल में गिवन है 200 रुपए ईच, और वो कह रहा है 100 रुपए ईच, सॉरी, और वो कह रहा है 2 मिलियन शेयर्स हमने इशू किए हैं। इसका मतलब इधर देखो, शेयर कैपिटल के अकाउंट में मैंने कहा था पहले क्या लिख लिया करो? क्वांटिटी, ठीक है। तो 2 मिलियन शेयर्स, ठीक है, ये इशू किए हुए हैं। अब अगर 2 मिलियन शेयर्स को आप 100 रुपए से डिवाइड करें तो कितना बनता है? अब आपने 240 वाली चीज के अगेंस्ट 200 रुपया इशू किया हुआ है, तो अगला तो फिर देगा ही नहीं ये चीज। बात समझ रहे हो? इसका मतलब आपके शेयर की कीमत बाजार में 200, ये 100 वाले शेयर की कीमत 100 रुपए नहीं रही होगी ना, आपने इसको प्रीमियम पे बेचा होगा, यानी 40 रुपए का आपने शेयर प्रीमियम चार्ज किया है, यानी 2 मिलियन शेयर्स जो हैं उनमें 20 रुपए क्या है? प्रीमियम। वैसे ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये वाली फिगर, ये वाला 2 मिलियन इंटू 20 रुपए, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आप यहां पे जस्ट लिख देते बैलेंसिंग, बस। आपको तो 40 की रुपए की फिगर ही चाहिए थी, ठीक है, तो 40 की फिगर आ जानी थी ऐसे। ओके, अब ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसके अंदर आपका पीपीई का लेजर बना हुआ है, ठीक है। तो पीपीई के लेजर के अंदर 240 रुपए हो जाएंगे डेबिट, शेयर कैपिटल के अकाउंट में 200 रुपए हो जाएंगे क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम में 40 क्रेडिट। तो सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जी, ओपनिंग क्लोजिंग तो आ गया ना। एडिशन 240 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ गया, शेयर कैपिटल में 200 क्रेडिट और शेयर प्रीमियम में 40 रुपए की एंट्री देखी हमने, ठीक है ना। सही है, ये एडजस्टमेंट क्लियर है। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन कैरिड आउट ऑन 30 जून 2020, साल के आखिरी दिन रीवैल्यूएशन हुई है, ठीक है।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वॉज इंक्रीज्ड बाय 80 मिलियन। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है 80 मिलियन का, जिससे जिससे पीपीई बढ़ गया। आगे वो कहता है आउट ऑफ विच 35 वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये वही बात आ गई कि सरप्लस आया तो पहले उसने सारा उठा के देखा कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, तो लॉस 35 का पड़ा था, उसने पहले उस लॉस को रिवर्स किया, बाकी सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ठीक है, तो ले जी ये वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं फिर अब जी। 80 रुपीज से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ गया, ऐसे ही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हो गया 80 से, जिसके अंदर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35 से क्रेडिट हुआ, बाकी रीवैल्यूएशन सरप्लस वही ये नोसीआई वाला। ठीक है, कितने से? ओके। अब ये एंट्री के इंपैक्ट क्या जाने, ये एंट्रियां करनी नहीं है पर्चे में, डायरेक्ट भी आप इंपैक्ट्स लिख सकते थे। ठीक है, तो भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो, ये लाइट वाला है, क्लास में बच्चों को डिस्टर्ब करने आ जाते हो, क्लास में ना आया करो मेरी में। पीपीई को 80 से डेबिट करेंगे, 80 से डेबिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस 35 से क्रेडिट, वो ये सब कुछ कर चुके हैं। क्या मतलब? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 35 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं, यानी ऐड हो चुके हैं, यानी ऐड हो चुके हैं इनकम की तरह से। अब मसला ये है कि इस 35 रुपये के अगेंस्ट कोई कैश का आना जाना कोई नहीं हुआ, ये तो नॉन कैश की ट्रांजैक्शन है। तो अगर प्रॉफिट तक आते आते ये 35 ऐड हो चुका है, तो हमें नॉन कैश एडजस्टमेंट के अंदर इसको माइनस करना चाहिए। ऐसे शक्ल क्यों कर रहे हो? देखो 80 का सरप्लस आया, जिसमें से 35 प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ है, यानी एज एन इनकम रिकॉर्ड हुआ है, जो कि नॉन कैश है। हमने रिवर्स करना है, तो प्रॉफिट में एक चीज ऐड हो चुकी है, तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस। ठीक है, तो 35 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस। समझ आती है ये बात? ये देखो माइनस कहीं से ढूंढो, नजर आ जाएगा। ये रीवैल्यूएशन, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस, जो 35 का प्रॉफिट तक आते आते क्रेडिट हो चुका है, यानी ऐड हो चुका है, उसको क्या किया गया है? लेस किया गया है। ठीक है, और बाकी 45 कहां चला जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेडजर में। अल्लाह करे बना हुआ है। 45 से रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक हो गया। ये बाद में एंड पे बैलेंसिंग फिगर निकलेंगी ना, तो ये चीजें उसमें से माइनस हो चुकी होंगी। अगर आप कहोगे ना आज डिस्कशन एंड होने पर कि हमें लगता है कि नहीं ये सवाल आप करवाएं, मैं करवा भी दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जरूरत रहेगी नहीं। और जिन्होंने नहीं इस सवाल को किया हुआ, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो कर लें इसको। ठीक है जी, पार्टी के जिन्होंने किया हुआ है अल्लाह उनको भी हिदायत दे। ठीक है, और अल्लाह उनको पास भी करें। जिन्होंने नहीं किया अल्लाह उनको भी कर दें पास। ठीक है, लेकिन साथ साथ अल्लाह उनको तौफीक दें कि वो सवाल भी कर ले। Next, during the year, fully depreciated item of PPE costing 36 were sold for 8 million। आगे ना पढ़ो, फुल्ली डेप्रीशिएटेड है, कॉस्ट 36 मिलियन है, मतलब क्या हुआ? अच्छा, बुक वैल्यू 0 का मतलब होता है कि जब एसेट की कॉस्ट बराबर हो जाए उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, तो इसी चीज को यूं भी कहा जाता है कि इसकी WDV यानी बुक वैल्यू क्या हो गई है? 0। तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसकी बुक वैल्यू क्या हो? 0। अब हम पीपीई का जो लेजर बना रहे हैं, क्योंकि हमें अलग से गिवन नहीं है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हम वैसे ही इसको किस पे बना रहे होते हैं? बुक वैल्यू पे। तो जब बुक वैल्यू पे एक अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें से क्रेडिट जो होना है इस डिस्पोजल की बुक वैल्यू में, तो वो बुक वैल्यू कितनी है? 0। फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट की बुक वैल्यू क्या होती है भाई? 0। लेकिन मैं लेजर बना लेता हूं, लेजर बना लेते हैं जी डिस्पोजल का।
डिस्पोजल जी, पीपीई से पीपीई से जीरो का एसेट आ गया, जीरो का ही आया ना, ठीक है। और ये बिका कितने का? अब भाई अगर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट हो ना, बचपन में आपको शायद बताया भी था कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट वो होता है जो ₹0 का है। अब उस एसेट के बदले में अगर हमें ₹1 भी मिल जाए तो ₹1 भी क्या है? गेन। हमारी किताबों में तो उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब यही एसेट हमें कितने का मिल गया? थोड़ी देर के लिए समझो कि मैंने पूरी एडजस्टमेंट नहीं पड़ी हुई, ₹8 का, ठीक है। तो ये ₹8 सारे का सारा क्या हो गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर चली गई, और ये क्या है? गेन है। क्या है ये? गेन। क्यों है जी? क्यों है गेन? क्योंकि 0 वाली चीज हमारी कितने की बिक गई? 8 की। यहां तक को मसला नहीं है? मसला। अब मसला पढ़ते हैं, थोड़ा सा है मसला इसमें। वो क्या है? वो कह रहा है जी दिस पीपी वॉज, ये देखो 36 को तो हमने लिफ्ट ही नहीं कराई, 36 को लिफ्ट इसलिए नहीं कराई क्योंकि 36 बराबर 36 हो गया है, 36 कॉस्ट बराबर हो गया 36 की कमिटेशन के। बुक वैल्यू क्या हो गई है? 0। हम तो ऐसे अकाउंट बुक वैल्यू बना रहे हैं, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा होता तो 36 को वहां से माइनस करते, क्रेडिट करते, और अक्यूमुलेशन अकाउंट में से 36 की कमिटेशन को डेबिट करते, पर बुक वैल्यू बन रहा है तो इसलिए इग्नोर कर दिया इसको। नाली हो मेरे। अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये जो एसेट बिका है 8 मिलियन का, इस 8 मिलियन में से 3 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब रिसीवेबल। मतलब क्या जी? रिसीवेबल। तो कैश जो है, कैश तो कैश ही है, ठीक है, लेकिन ये कैश जो है वो पूरा 8 मिलियन रिसीव नहीं हुआ, ठीक है जी। सिर्फ 5 मिलियन रिसीव हुआ है, बाकी का 3 मिलियन क्या है? रिसीवेबल है, ठीक है ना। तो ये पहले मैंने इसलिए नहीं अलग अलग लिखा ताकि आप पहले आराम से गेन तो निकाल लें, ठीक है। अब इसका मतलब तो बिल्कुल वैसी ही एडजस्टमेंट होगी जिन बच्चों ने कल वाला लेक्चर ले लिया है, नादिर वाला, और वो एडजस्टमेंट मैंने यहां पर भी ऐसे ही करनी है। और वो एडजस्टमेंट जो आज आपको सवाल होमवर्क मिला है, आई थिंक उसके अंदर भी अगर अप्लाई हो तो ऐसे ही करूंगा मैं। लेजर हमेशा बनाएंगे। मैंने आपको कहा था कि आसानी रहेगी, क्या कर लिया करो, रिसीवेबल का लेजर बना लो। कितना रिसीवेबल था साल के शुरू में? नहीं, कुछ भी नहीं था। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 5 से हुआ, रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 3 से हो गया। यहां पे आपने डिस्पोजल लिख दिया, कुछ भी कैश नहीं आया, यही क्लोजिंग बन गया ₹3, ठीक है। यही सिखाया था। अब अगर ये रिसीवेबल है ₹3, अगर ये ₹3 वो कह रहा है सवाल में स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो रिसीवेबल फॉर प्लांट या जो भी है पीपीई, रिसीवेबल फॉर पीपीई, ये यहां पे नजर आना चाहिए था, फेस पे नजर नहीं आ रहा। रिसीवेबल फॉर पीपीई, वो जो डिस्पोज किया हमने 8 मिलियन का, जिसमें से 3 मिलियन आउटस्टैंडिंग है, वो रिसीवेबल फॉर प्लांट पीपीई है कि नहीं है? वो रिसीवेबल बैलेंस शीट के फेस पे एसेट साइड पे नजर आ रहा है। अगर एसेट साइड पे बैलेंस शीट के फेस पे नजर नहीं आ रहा तो फिर किसी ना किसी एक्सपेंस में छुपा पड़ा होगा। अब वो नॉर्मल अज्यूम करना है कि पीपीई में ही पड़ा हो सकता है। नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं, नॉर्मल बताओ, इन्वेंट्रीज में होगा, अरे डेटर में होगा, नहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में होगा, नहीं कैश कहां हो सकता है? अब समझ आई बात? वो कह रहा है कि रिसीवेबल है, पीपीई का एक आइटम बिका है, उसका रिसीवेबल है ₹3। अगर वो रिसीवेबल ₹3 है तो बैलेंस शीट के फेस पे दिखाओ। अगर बैलेंस शीट के फेस पे नजर नहीं आ रहा तो फिर नॉर्मल अजम्पशन लो कि अगर फेस पे नहीं है तो फिर नॉर्मल प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवर्स के अंदर ये पड़ा हो सकता है, ठीक है। अब ठहर जो एक्सक्यूज, हाँ चलो बोलो यार। सर ये वही बात तो सर एडजस्टमेंट समझ आ गई, लेकिन सर इसकी स्टोरी नहीं सर नहीं, वो जो शुरू से मतलब कि हम चल रहे हैं कि जिस पेज पे चल रहे हैं वो नहीं पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है। वो कह रहा है ₹36 का एसेट है जो फुली डेप्रिशिएटेड है, वो डिस्पोज हो गया। सैर जा होना ₹36 का एसेट अगर फुली डेप्रिशिएटेड है तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 0। तो हमने डिस्पोजल अकाउंट में क्या फेंक दिया?
जीरो, यहां से क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट। ये एसेट बिक गया है हमारा 8 रुपए का टोटल, ये 8 रुपए लिखे हुए हैं, तो 8 रुपए का क्या आ गया गेन, जिसमें से 5 रिसीव हो गया, 3 अभी रिसीवेबल है। ये 5 जो रिसीव हुआ इसकी एंट्री क्या हो गई, एसेट डेबिट, ये कैश डेबिट, एसेट नहीं कैश ही पूरा हो, कैश डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। ये कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल हो गया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नजर भी आएगा। सोल्यूशन तुम्हारे पास ही कोई नहीं, दूसरी तरफ यही आ गया है, इन्ना लिल्लाह। अच्छा ये 5 रुपए क्या है जी, कैश इनफ्लो है, बोलो ये कैश इनफ्लो है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको नजर आना चाहिए। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पीपीई 5 रुपए, डन, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। बाकी 3 रुपए कैश रिसीव नहीं हुआ, ये रिसीवेबल है, इसकी एंट्री हो गई रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया, बोलो। अब ओपनिंग में कितना रिसीवेबल था इस पीपीई का, कुछ नहीं था, इसी साल में बिका है, तो क्लोजिंग में रिसीवेबल कितना आ गया 3 रुपए। अब ये क्लोजिंग में 3 रुपए अगर रिसीवेबल है, सवाल कह रहा है ये रिसीवेबल है, तो ये रिसीवेबल बैलेंस शीट के फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो कहां पड़ा होगा, हमने कहा यार फिर नॉर्मल अजम्पशन लो ना, फिर ये इधर पड़ा होगा प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। ठीक हो गया, इसका मतलब ये प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल क्या हो गए, गालत हो गए, गालत। तो वर्किंग नंबर कोई चल रहा होगा जिसमें आप क्या लिखोगे, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। ठहर जा, एज पर क्वेश्चन बताओ जी, एज पर क्वेश्चन क्या है, एज पर क्वेश्चन क्या है, 20 और 14, तो 20 ओपनिंग 14 क्लोजिंग, ये हैं प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल्स, जिनमें पड़ा हुआ है ये 3 रुपया भी, जो कि हम कह रहे हैं ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता फिक्स एसेट को बेचना। तो क्या करोगे, लेस करोगे रिसीवेबल फॉर पीपीई, करोगे लेस, करोगे लेस, 0 माइनस हुआ और इधर से 3 बेटा, 8 कैसे, किसने 8 बोला, 3 बोल रहे थे, 3 बोल, किसी ने 8 बोला है मुझे लग रहा है, तो सही 20 और 11 हो गया। ठीक हो गया जी, सर वो आप जो ऑपरेटिंग वाली बात कर रहे थे भी, हाँ क्या ऑपरेटिंग के अंदर ये नहीं आता? बेटा ऑपरेशंस का पार्ट फिक्स एसेट को बेचना नहीं हुआ करता, फिक्स एसेट हम यूज करने के लिए लेते हैं और कभी कभार 2, 4, 5, 10 साल में एक आधा बेचते हैं, इसलिए इनका गेन लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर गेन हो तो अदर इनकम में जाता है, लॉस हो तो अदर एक्सपेंस में जाता है, ऑपरेशंस का पार्ट हम इसको नहीं बनने देते। ठीक है ना, तो यही बात सिर्फ कर रहा हूं कि ये प्री पेमेंट्स और अदर रिसीवर्स को तो हमने तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स में लेके जाना है चेंजेस में, तो वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ रहा होता है। तो अगर इस सारे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले गए तो ये 3 रुपए भी वहीं पे शामिल हो जाएगा जिसको उधर शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर अगर इंटरेस्ट पेबल पड़ा हो तो हम कहते हैं इंटरेस्ट पेबल को ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, अलग कर लो, ट्रेड एंड अदर पेबल्स से माइनस कर लेते हैं, उसको अलग लेजर के अंदर ले जाते हैं और बकाया ट्रेड एंड अदर पेबल्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाते हैं। बिल्कुल ये भी वैसे ही है, ठीक है ना। अब स्टोरी समझ आई है तुम्हें? अच्छा जी जी बोले, इसमें और क्या आ सकता है आपके ख्याल में? बेटा नहीं, ये अभी रिसीवेबल है, इस साल में स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अगले साल में ये क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा और रिसीव हो जाएगा तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट और क्लोजिंग में 0 हो जाएगा अगले साल में जब रिसीव होगा। फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा इसके अलावा, ठीक है जी। बोलिए, फरमाइए और कुछ। छुट्टी छुट्टी कोई नहीं है, अब आगे बढ़ें जी। अच्छा, जिसको चाहिए छुट्टी निकल जाए क्लास से, यहां तक को मसला। अब यहां से क्या होगा जी, ये 20 और 11 का डिफरेंस आपने लेना है वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस के अंदर, ठीक है, सही है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 5 रुपए ने नजर आना है, ये 3 कैश फ्लो में कहीं नजर नहीं आएगा, ये 3 कैश फ्लो में कहीं, क्योंकि ये रिसीवेबल है, अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। और क्या मसला आज हाइब्रिड में, मसला क्या है तुम लोगों को जी? अच्छा जी बोले, चलें आगे। ये सवाल पूरा डिस्कस होकर ही छुट्टी मिलनी है। वैसे भी वो बच्चा नाराज बैठा है, एक उधर से एक उधर से वो 3 बच्चे जिन्होंने कहा था लियाकत इंडस्ट्री में मसला है, उनका तो दिल है कि आज लियाकत इंडस्ट्री भी डिस्कस करके जाएं। लेकिन चलें, आपके लिए मैं उनकी नाराजगी आज एक दिन सह लेता हूं, कल डिस्कस कर लूंगा, लेकिन टेक्सला लिमिटेड तो सारा डिस्कस होगा ना आज। नेक्स्ट
डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई अमाउंटेड टू 290। सवारी 90 ना 90 स्पीड 290, आज 290 हो गया। अब ये कहां जाएगा 290? एक तो नॉन कैश की एडजस्टमेंट में आपको बनी बनाई रेडी स्टेडी एप्पल गो फिगर दे दी उसने मुफ्त के नंबर, ऐड बैक करोगे 290 को कैश फ्लो के स्टार्ट में नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में। दूसरा लेडजर बना रहे हो पीपीई के, लेडजर में भी इसको क्रेडिट साइड पे लिखोगे कि नहीं लिखना? लिखना कि नहीं लिखना? ये जो अभी हमने बनाया सर, यहां डेप्रीसिएशन यहां लिखोगे क्रेडिट साइड पे, और दूसरा नॉन कैश एडजस्टमेंट में ऐड करोगे, बल्कि तक ही लेते हैं इसको। ये देखो 290 ऐड हो रहा है और पीपी के लेजर में 290 क्रेडिट भी हो रहा है। ठीक है, सवाल ने यहां सिफर नहीं लिखा हुआ, हमारे लेजर में यहां मैंने सिफर भी लिख दिया था ना डिस्पोजल का, समझाने के लिए जी। नेक्स्ट, इस एडजस्टमेंट को तो और कुछ भी नहीं करना था। अरे वाह, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फॉर 180, इसकी एडजस्टमेंट से पहले इसका लेडजर बना लेते हैं। लेडजर आईपी, आप कह रहे थे ना आप लोगों को मसला आया इस सवाल में, हम मैंने कहा चलो मसला खत्म कर लें फिर। कॉस्ट मॉडल, हाँ जी ओपनिंग बता दीजिए। ओपनिंग 120 है। अब ये साथ साथ ना आज वाले सवाल की तैयारी भी तो हो रही है ना। अब आज वाले सवाल के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल है, तो अगर गेन होगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, और अगर लॉस होगा सवाल देखोगे ना आप तो क्रेडिट साइड पे वो आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर निकालोगे एडिशन वगैरह निकल आएगा, डेप्रीसिएशन उसमें कोई नहीं होनी। लेकिन ये कॉस्ट मॉडल है इसलिए यहां पर डेप्रीसिएशन भी होनी है, अल्लाह करे बता दे। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड फॉर 180 मिलियन, तो उसने ये बता दिया कि एडिशन कितना है 180। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ निकलती है, कितनी? तो फिर ये क्या होगा? अब फिर तो हो ही नहीं सकता कि कोई और चीज हो, क्योंकि डिस्पोजल तो सवाल ने कहा नहीं हुआ कि है, तो नॉर्मल चीज तो फिर होनी है ना। तो आज उसने ओपनिंग और एडिशन दे दिया और क्लोजिंग दे दिया, डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग आ गई। तो 290 की डेप्रीसिएशन पीपीई की एड बैक की थी, 10 रुपए की डेप्रीसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी एड बैक करोगे, अल्लाह करे हो ही पड़ी हो जी, हो रही है, 10 रुपए एड बैक होगी। ठीक है, डन, सही है। कोई एडजस्टमेंट मसला, यहां तक कोई मसला? छुट्टी की जल्दी करके जान मत छुड़ाओ, सही सही बताओ, समझ आ रही है? ओके अच्छा, अगली एडजस्टमेंट आसान है इसलिए नहीं करवा रहा, सुन तो लो फिर भी। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्या है? ओके उसके बाद कहता है ट्रेड एंड अदर पेबल्स, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसके अंदर एडजस्टमेंट नंबर 6 ने हिट कर दिया आके, लगा है पता आपको? ये वही काम हो गया, वही। ठीक है जी, तो भाई लेजर 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 बनेगा, ऐसे जल्दी से बना रहा हूं, ऐसे जल्दी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो उसने कहा इधर कैश आता है इधर एक्सपेंस आता है, सवाल ने कहा एक्सपेंस 45 है, ओपनिंग क्लोजिंग भी सवाल ने बता दिया, लो एक और लेजर बन गया। कोई देर लगी जी? बोलो बोलो बोलो। कहता है ट्रेड एंड पेबल्स इंक्लूड एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, यानी फाइनेंशियल चार्जेस पेबल ऑफ 12 मिलियन हमारे साल में, 17 मिलियन पिछले साल में, तो ये 17 और ये 12, यहां से कैश बैलेंसिंग निकालोगे, इंटरेस्ट पेड नीचे वाली फिगर माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर एड बैक। इंटरेस्ट किधर गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस 45 एड बैक करोगे, ये बैलेंसिंग क्या आता है वैसे बता दो? 50 रुपए, ये 50 रुपए ये नीचे माइनस होगा, मैंने कहा जरा देख लेना, 45 एड बैक होगा, ये एड बैक हो गया, और 50 ये देखें 50 माइनस हो गया। ठीक है, ये तो सवाल था बस। हाँ असल तो एडजस्टमेंट रह गई थी, आखिरी एडजस्टमेंट फिर छुट्टी है, थोड़ी टेक्निकल एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 7, ये मैंने ना एक बार जबानी बात की थी क्लास के अंदर, शायद पहली में ही कर ली हो, बहरहाल वो क्योंकि आपको याद नहीं रहनी इसलिए हिम्मत मारो, हिम्मत, आखिरी एडजस्टमेंट है, थोड़ी ऐसे वो कुर्बानी के लिए छुरी फिरती है ना बकरे पे, आखिर में एक जोर लगाता है वो आखिरी, ये वो वाला जोर है आखिरी 5 मिनट। ठीक है, बचना फिर नहीं है आपने हो सकता है कोई और नई चीज में डिस्कस, अच्छा नहीं करूंगा। ठीक है, सुनो अब सुनो, वो कह रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश।
मैंने आपको कहा था कि इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो लेनी है वर्किंग वन में जो एकदम कन्वर्ट हो सके कैश में, यानी लाइक कैश हैं। और फिर मैंने उस पहली क्लास में आप लोगों को ये बताया भी था थोड़ा सा कि अगर कोई रेडली कन्वर्टेबल नहीं होंगी तो सवाल बता देगा उन्हें वर्किंग वन में नहीं लेना। खैर ऐसी ज़बानी बात की हुई भूल जाती है, सवाल के अंदर अब ये अप्लाई हो गई ना तो फिर ज़िंदगी में याद रह जाएगी, ठीक है ना। अब आपको पता है एक तो वर्किंग वन के अंदर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले रहे होते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। एक तो इसके अंदर आना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ने, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो रेडिली कन्वर्टेबल हैं वो 35 मिलियन है क्लोजिंग और 20 मिलियन है ओपनिंग, यानी ये सिचुएशन वो कह रहा है। लेकिन सवाल के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दे रहा है 48 और 60, हुए 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 हुए, यानी कि बाकी की जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म टाइप ही हो गई ना। लॉन्ग टर्म ना सही लेकिन शॉर्ट टर्म रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, इसलिए आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि नॉट रेडिली कन्वर्टेबल हैं उनके लिए एक लेजर बनाना पड़ा। आपने कहा जी ओपनिंग बैलेंस, टोटल जो उन्होंने ओपनिंग बताई हुई है वो कितनी है 48 में से 20 की जो थी वो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश थी, तो बाकी 28 फिर रेडिली कन्वर्टेबल नहीं है। ऐसे ही क्लोजिंग में 60 टोटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, सवाल कहता है इसमें से 35 रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो मतलब बाकी रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है, कितनी, ठीक हो गया। अब कहता है हाँ इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 6 मिलियन। यह बिल्कुल वैसा ही लेजर बन गया है जैसा कोई भी इनकम का लेजर होता है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम का लेजर बेसिकली मैं बना रहा था, जिसमें ये इनकम रिसीवेबल है ओपनिंग में, ये इनकम रिसीवेबल है क्लोजिंग में, और इनकम के लेजर में कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश इस तरफ आता है तो इनकम की फिगर तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम सवाल में कितनी कह रहा है वो 6 रुपए, तो 6 रुपए अगर चल ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर होती है कितना आ गया 6, तो ये बैलेंसिंग कितना आ जाएगा 9 रुपीज। अब ये 6 की इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये अदर इनकम में पड़ी होगी जाहिर है, तो इसको आपने क्या करना है ऐड हो चुकी है, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ऐड हो चुकी है, ये नॉन कैश आइटम है, इसको रिवर्स करना है तो लेस करेंगे, और हमें ये फिगर प्रॉफिट एंड कैश फ्लो के अंदर लेके जानी है कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले जाएं, ये कुछ मुनासिब नहीं लगता। वजह पता है क्या है, ये इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं ना, ये जो वेले पैसे पड़े होते हैं ना उनकी करते हैं, हमारे ऑपरेशंस का पार्ट। जैसे पैसे कम पड़ गए, बैंक से लोन ले लिया और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसलिए कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, लोन लेना इसलिए अलग रखो। ऐसे ही पैसे इजाफी हो जाएं, वादू हो जाएं, तो हम उनको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लेते हैं, तो ये भी हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। इसलिए इस 9 रुपए की कैश रिसीट को मुनासिब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ कैश इनफ्लो शो कर दो। इन्वेस्टमेंट ही की है ना आपने शॉर्ट टर्म के लिए, सही, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपका कैश इनफ्लो नजर आना चाहिए, तो होपफुली कैश इनफ्लो उधर ही होगा, अल्लाह करे इधर ही हो। कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम 9 रुपीज यहीं पे आ रहा है, ठीक है। और ऊपर आपने ऐड बैक कर लेना है इन्वेस्टमेंट इनकम को, सॉरी लेस कर देना है इन्वेस्टमेंट इनकम को 6 रुपए, ठीक है। प्लीज 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 मैंने कहा किताबें बंद करें, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से, आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है, चुप। ओ भाई शर्म होती है, कुछ हया होती है। हाँ भाई बोलो। आज तक ऐसा ही करते आए ना मेरे चांद, 7600 सवाल किए, सॉरी 5-7 सवाल 10 किए हैं, उनके अंदर हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म ही लिया है, वर्किंग वन में ही लिया है। ऐसी बात इससे पहले भी कभी नहीं की उसने, इसके बाद भी कभी नहीं की उसने, तो ऐसी हरकत भी इससे पहले हमने कभी नहीं की, ना इससे बाद कभी की। जब तक ऐसे कहेगा नहीं खुद से रेडिली कन्वर्टेबल वाला नहीं सोचना, जब तक वो
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख दे, खामोश हो जाए, मतलब क्या है, पॉलिटिकली कन्वर्टेबल इनटू कैश ही है, वर्किंग वन में ही लेकर जाना है। ओके और जी, और चले ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह कल लियाकत इंडस्ट्रीज को करेंगे डिस्कस, और उसके बाद इंशाल्लाह आइए सेट की तरफ चले जाएंगे इस आखिरी 40-45 मिनट्स के अंदर। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।